नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, हमेशा की तरह आपके सामने हम अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो खबरें हम पेश करते हैं, जिस पर तबसरा किया जाता है, वो गैर मामूली होती हैं। और आप ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उन खबरों को गैर मामूली अहमियत देता है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक सियासी मौसम का सवाल है, आपने देखा कि कल इंतखाबी नताइज का ऐलान कर दिया गया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी यानी आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है, ताहम सदर जमहूरिया ने कहा है कि जब तक नई हुकूमत तश्कील पाती है, आप खिदमत अंजाम देते रहिए। तो बहरहाल आज उन्होंने अपनी काबीना का आखिरी इजलास भी मुनक्किद किया। उसके साथ आप देखेंगे कि एनडीए का इजलास भी मुनक्किद हुआ और फिर दिल्ली में इंडिया का भी इजलास मुनक्किद हुआ। लेकिन जहाँ तक हुकूमत की तश्कील का सवाल है, एनडीए भारी पड़ गई है और आपने देखा कि किस तरह चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का इसमें अहम किरदार रहा है। यकीन मानिए, अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एनडीए से दूरी इख्तियार कर लेते तो बहुत बड़ा सियासी बहरान पैदा हो जाता और इंडिया के इम्कानात रोशन हो जाते। वैसे भी नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जिस तरह खड़गे ने कहा है, कांग्रेस के लीडर के सरबराह जो हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी को अखलाकी तौर पर ओहदे वज़ारत उज़्मा के लिए नहीं ठहरना चाहिए या अपना दावा नहीं पेश करना चाहिए। ताहम आपने देखा कि एनडीए का इजलास मुनक्किद होता है, नीतीश कुमार भी शिरकत करते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी शिरकत करते हैं और आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा किस तरह बीजेपी चंद्रबाबू नायडू को नज़रअंदाज कर रही थी। लेकिन अब चूंकि चंद्रबाबू नायडू के पास 16 और पवन कल्याण के पास 2 यानी 18 नशिस्तें हैं और आप देखेंगे कि नीतीश कुमार के पास 12 से ज़्यादा नशिस्तें हैं, तो इसका मतलब ये हुआ दोनों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के जो नशिस्तें हैं, उनकी तादाद बनती है 28 और अगर पवन कल्याण की मिलाएं 2 नशिस्तें तो ये हो जाती हैं 30। तो ऐसे में पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ नीतीश कुमार ने एनडीए को बाज़ाब्ता तहरीरी तौर पर अपनी तायद का मकतूब हवाले कर दिया है। यानी अब कोई ऐसी ख्यातरायाँ नहीं की जा सकती कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया की तायद करेंगे या नीतीश कुमार इंडिया में शामिल होंगे, ऐसा नहीं है। वैसे भी आप देखेंगे कि अब चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो, दोनों के अपने अपने मफादात हैं, अपने अपने सियासी मजबूरियाँ हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये ऐलान हुआ एनडीए इजलास के बाद कि 8 जून को यानी हफ्ते को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शाम 8 बजे तक़रीब हल्फ़ बर्दारी होगी, यानी तीसरी मियाद के लिए वो ओहदे वज़ारत उज़्मा का हलफ लेंगे। और ये भी कहा जा रहा था, बीच में कई ऐसी इत्तलात आ रही थी कि मोदी को इस ओहदे के लिए मोदी के नाम पर और नहीं किया जाएगा और गडकरी हैं, राजनाथ सिंह वगैरह को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लेकिन ये तमाम क़ियासां यहाँ साबित हुई हैं और मोदी बड़ी हठधर्मी के साथ ओहदे वज़ारत उज़्मा पर फायज होने की जानिब आगे बढ़े हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक इंतखाबात का सवाल है, आप देखेंगे कि बीजेपी ने अपने बलबूते पर सजा साहब 240 नशस्तें हासिल की, यानी 272 जो सादा अक्सरियत है उससे वो 32 नशस्तें कम है। और जब आप एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए को जो जुमला नशस्तें हासिल हुई है वो 293 है। अगर इसमें से चंद्रबाबू नायडू निकल जाते, नीतीश कुमार निकल जाते तो कुछ और पार्टियां भी निकल जाती और आप देखते कि किस तरह मोदी इक़्तिदार से दूर हो जाते। ताहम अब अंदाज़ा कीजिए कि ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल मोदी को तो मौका मिल गया है तीसरी मरतबा ओहदे वज़ारत उज़्मा पर फायज होने का और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म थे, उनका जो रिकॉर्ड है वो बराबर करेंगे। तो बहरहाल 74 साल की उम्र हो गई है और बीजेपी के जो उसूल हैं, जो क़वायद हैं, उसके तहत 75 साल की उम्र में क़ायदीन को वापस भेज दिया जाता है या सीनियर जो क़ायदीन होते हैं उनकी फ़हरिस्त में डाल दिया जाता है। लेकिन क्या मोदी पर ये उसूल का इतलाक़ होगा या नहीं होगा, ये सबसे अहम बात है। बहरहाल एक बात ज़रूर है कि जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, उनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, वो किस तरह चालाकी करते हैं। पहले तो वो इंडिया इत्तेहाद में शामिल थे और जैसे ही इंडिया इत्तेहाद के कन्वीनर का ऐलान किया गया तो नीतीश कुमार परेशान हो गए और उन्होंने इंडिया इत्तेहाद से दूरी इख्तियार कर ली। जैसे ही दूरी इख्तियार कर ली, बिहार में भी हुकूमत तब्दील हो गई और बीजेपी बिहार की हुकूमत में शामिल हो गई। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि चंद्रबाबू नायडू का हाल ये था कि इंतखाबात से पहले चंद्रबाबू नायडू को मुंह नहीं लगा रहे थे बीजेपी वाले।
लेकिन आप देखेंगे कि किसी ना किसी तरह उन्होंने बीजेपी से इत्तेहाद किया, क्योंकि जेल जा चुके थे। और आप अच्छी तरह अंदाज़ा है कि नरेंद्र मोदी किस लिए बदनाम है, अमित शाह किस लिए बदनाम है, बीजेपी हुकूमत किस लिए बदनाम है। ईडी और जो तहकीकाती एजेंसियाँ होती हैं उनके बारे में कहा जाता है। शरद पवार ने ये बात कही है, नरेंद्र और खुद अपोजिशन तमाम कायदीन यही कहते हैं कि बीजेपी ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए डरा धमका कर या फिर ब्लैकमेल करते हुए और अब दूसरों की ताईद हासिल कर लेती है। बहरहाल हफ्ते को मोदी ओहदे वज़ारत उज़्मा का हलफ लेंगे। अब देखना ये है कि क्या वो अपनी पुरानी रविश पर कायम रहते हैं, क्या वो जहरीली जो फ़िरका वाराना सियासत है उसको जारी वो सारी रखते हैं, क्या वो अपनी फ़िरका परस्ती के एजेंडे को बरकरार रखते हैं, कायम रखते हैं। क्योंकि अब वो चलें तो बहुत संभल कर उन्हें चलना होगा, वरना हो सकता है कि उनके लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल साबित हो सकते हैं। बहरहाल जैसा कि मैंने कहा है कि सज्जा साहब हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, तो हम चलते हैं सज्जा साहब से और पूछते हैं कि आगे क्या होगा सज्जा साहब। जी देखिए, कल गुज़िश्ता रोज़ जब रिज़ल्ट आ रहे थे जी जी तो आपको भी याद होगा कि जैसे जैसे नताइज का ऐलान होता जा रहा था और जैसे जैसे आंकड़े जो है फाइनल आखिरी हतमी शक्ल इख्तियार कर रहे थे, वैसे वैसे ये साबित हो गया था कि बीजेपी अपने बल पे हुकूमत बनाने की पोजीशन खो चुकी है जी और बीजेपी 240 पे सिमट रही है। और फिर बीजेपी की जो साथ वाले जमातें थी, एनडीए जिसको कहा जाता है, एनडीए की जमातें जिसमें जो है नीतीश कुमार की जेडीयू है और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगुदेशम है और फिर जो है यूपी की जमात है, जी जी चौधरी चरण सिंह की जमात आरएलडी है। जी। फिर उसके बाद जो है वो महाराष्ट्र में जो बागी धड़ा है, उद्धव ठाकरे से जो बगावत करके मोदी के साथ जिसने हाथ मिलाया था, जी शिंदे ग्रुप, जी शिंदे ग्रुप की 8 सीटें हैं। तो इस तरीके से जो है सीधा सीधा उनके 2, उनके 3, उनके 4, उनके 8, इस तरह से जो है एक महाज बना है। और जी, इस जी। महाज में सबसे ज़्यादा सीटें चंद्रबाबू नायडू की हैं। चंद्रबाबू नायडू ने 16 सीटें ली हैं आंध्र प्रदेश जी में। हाँ और दूसरे नंबर पे आते हैं नीतीश कुमार, जी हाँ जिन्होंने 12 सीटें ली हैं। तो बहरहाल जो है चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार यहाँ पे जो है ख़ास तौर पे जो है हम ये कह सकते हैं कि एनडीए में अहम रोल अदा करेंगे। और एनडीए का जो इजलास हुआ आज शाम में, उस इजलास में जिस तरीके से साबिका वज़ीर आज़म मोदी ने जी, अभी उन्होंने रिज़ाइन कर जी दिया हाँ, है, वज़ीर आज़म के पद से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, अब वो कारगुजार हो गए हैं। तो कारगुजार वज़ीर आज़म ने जिस तरीके से सीधे मतलब है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपने आसपास बिठाया था, उससे ऐसा लग रहा था जी कि अब उनका सारा दारोमदार सारा इन्हीं 2 लोगों पे है। फिर इनके पास शिंदे को जो है बिठाया गया था। 8 सीटों वाले हैं, 8 सीटों वाले भी खासी अहमियत जी रखते हाँ हैं। तो बहरहाल जो है एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मोदी ने एतमाद खो दिया है लोगों का। जी हाँ। लोगों ने इनको भरपूर मैंडेट नहीं दिया है। लोगों ने देखिए इंडिया के ब्लॉक ने तो यही कहा कि लोगों ने तो जो है मैंडेट नहीं दिया है, आपको तो जो है इक़्तिदार से हटा दिया लोगों ने, आपके तो 303 थे, अब आप 240 पे आ गए। अब आपको बेसाखियों की ज़रूरत है, जैसे कि हम देख रहे थे, संजय रावत भी कह रहे थे कि नीतीश बाबू और जो है चंद्रा बाबू की बेसाखियों के सहारे चलेंगे अब मोदी। तो बहरहाल अब मोदी बेसाखियों के सहारे पे आ गए हैं। बहरहाल कल से ये क़यास आ रही है, अभी बहुत तेज़ी से गश्त कर रही थी कि अब आरएसएस और बीजेपी के दरूने खाना ये इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। जी और बीजेपी के दरूने खाना के जो लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो अब मोदी और अमित शाह को सीट पे देखना नहीं चाहते। मोदी को वज़ीर आज़म और अमित शाह को होम मिनिस्टर देखना नहीं चाहते। इसलिए ये फैसला लिया जा रहा है, ये सरगर्मियाँ सामने आ रही थी कि नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह इनकी जगह लेंगे, जी मोदी और अमित शाह की। लेकिन आज जो एनडीए का जो इजलास हुआ, उसमें जो बातें सामने आई हैं, उसमें ये वाज़ेह हो गया है कि एनडीए ने मुत्तफ़िका तौर पे मोदी को अपना लीडर चुन लिया है। लेकिन अभी भी अमित शाह पे मामला जो है डामाडोल है। केजरीवाल ने कहा था, आपको याद होगा, केजरीवाल ने कहा था कि अब के अगर बीजेपी आई इक़्तिदार में तो मोदी का सफाया होगा, मोदी की जगह अमित शाह लेंगे और फिर उधर योगी को भी हटा दिया जाएगा। बहरहाल अब देखते हैं जो है
ऊँट किस करवट बैठता है। फिलहाल तो जो है मोदी की जो है नाम पे इत्तेफाक हो गया है, और ये खबरें भी आ रही हैं कि मोदी जो है अपनी काबीना के साथ, मुख्तसर सी काबीना के साथ, नई काबीना के साथ 9 तारीख को, माफ़ कीजिएगा 8 तारीख को रात में 8 बजे हलफ लेंगे। ये इस तरह की खबरें आ रही हैं, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये बात कंफर्म हो गई है कि एनडीए ने अपना जो सरबराह चुना है वो मोदी को चुन लिया। सर साहब, एक सवाल पैदा होता है कि मोदी जी जो भी तबाहकुन काम करते हैं मुल्क के लिए, आवाम के लिए, वो रात में करते हैं, यानी शाम में करते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने नोटबंदी का ऐलान किया था रात 8 बजे के बाद, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जीएसटी का ऐलान किया रात 8 बजे के बाद, लॉकडाउन नाफिज किया रात 8 बजे के बाद। तो ये जो ऐलान करते हैं, अब जो हफ्ते को उन्होंने हलफ बर्दारी की जो तकरीब मुनक्किद हो रही है वो वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लेंगे, वो भी 8 बजे के बाद। तो ये क्या किस्सा है? बिल्कुल यकीनन ये जो है तोहम परस्ती की एक मिसाल है। जी जी। वज़ीर आज़म कन्याकुमारी भी गए थे। जी हाँ, जी हाँ, आपको याद होगा। जी। वहाँ पे जो स्वामी विवेकानंद रॉक है, गहरे समंदर में, कन्याकुमारी से 500 मीटर की दूरी पे समंदर में जो एक बेहतरीन तफरीगाह है, जी हाँ, वहाँ भी उन्होंने 45 जो घंटे जो है मुराकबा किया था। 45 घंटे वो जो है मुराकबे में चले गए थे। तो उसको भी जो है एक तोहम परस्ती की नज़र से देखा जा रहा है। तो बहरहाल जो है तोहम परस्ती तो जो है सियासी कायदीन का जो है वतीरा रही है, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो केसीआर हो, चाहे बहुत सारे लीडरों को हमने देखा है। तो बहरहाल अब देखने वाली बात ये है कि ये 8 की बात क्या है, 8 बजे के बाद का जो है क्या राज है, अब ये तो मोदी ही कह सकते हैं कि आखिर राज क्या है। और वैसे भी सर साहब, आप देखेंगे कि जिस अंदाज में तोहम परस्ती की बात आपने की है, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस है उनमें तोहम परस्ती बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि बीजेपी के जो कायदीन है, साधु संत, मैं तो समझता हूँ कि साधु संतों की मुखालिफत हम नहीं करते, लेकिन ऐसे सोकाल साधु संत जो कई रेप केसेस में मुलविस हैं, कई यानी घोटालों में मुलविस हैं, उनके सामने भी आप देखेंगे कि वज़ीर आज़म की कई ऐसी तस्वीरें है, उनके कदमों में झुक रहे हैं, अपना सर उनके कदमों पर रख रहे हैं। तो ये तो बहुत अजीब व गरीब बात है। एक 16 साल लड़की को अपने आश्रम में एक आदमी रेप कर देता है और वज़ीर आज़म उसके सामने झुकते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह के ये पॉलिटिक्स है, किस तरह के ये पॉलिटिशियंस है। ये सोचने वाली बात है। यकीन मानिए, इंसान को अगर इल्म ना हो तो मैं समझता हूँ कि उसकी ज़िंदगी बेकार है और वो किसी चीज़ के काबिल नहीं है। हाँ, आजकल ये समझा जा रहा है कि अगर कोई किसी चीज़ के काबिल नहीं है, यहाँ तक कि अपने घर वालों के काबिल भी नहीं है, तो वो पॉलिटिक्स में आ सकता है और ओहदे वज़ारत उज़्मा पर भी फायज हो सकता है। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जहाँ तक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है, खुद बीजेपी में उनके खिलाफ एक लहर उठ रही है और खुद आरएसएस भी उनसे परेशान है, क्योंकि वो हमेशा यही कहते रहे हैं कि मैं, लेकिन अब उनका मैं ऐसा लगता है कि किनारे लग गया है। और उनकी अब तकारीर में आप देखेंगे कि वो अब मैं कहने की ये हिम्मत नहीं करेंगे, बल्कि वो कहेंगे हमारे इत्तेहादी और हमारे एनडीए में शामिल जमातें ये कहेंगे, और आज से ये बात आप नोट कर लें। और दूसरी बात नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इंडिया इत्तेहाद का सवाल है, इंडिया इत्तेहाद को आप अच्छी तरह जानते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि बीजेपी ने 240 सीट्स हासिल किए हैं, जबकि आप देखेंगे कि 2019 में उसने 303 नशिस्तें हासिल की थी सज्जा साहब। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह आवाम बदजन हो गए थे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से, बीजेपी से और मोदी की हुक्मरानी से। और उसके बाद आपने देखा कि सिर्फ वज़ीर आज़म तोहम परस्ती का शिकार नहीं है, बल्कि आपने इंतखाबी मुहिम के दौरान देखा कि वो किस तरह की बातें कर रहे थे। कभी उनकी ज़बान फिसल रही थी, तो कभी आप देखेंगे कि अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे, और कभी ऐसी बातें कर रहे थे लोग शक करने लगे थे कि आखिर वज़ीर आज़म को क्या हो गया है। एक उस दौरान आप देखेंगे कि डीके शिव कुमार, उन्हें ट्रबल शूटर कहा जाता है कांग्रेस का और कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एक अजीब गरीब ऐलान कर दिया कि मुझ पर काला जादू किया जा रहा है। तो आप अंदाजा कीजिए इस दौर में इस तरह की बातें ये क्या पॉलिटिशियन को जेब देती हैं, ये सोचने वाली बात है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जो आदाद-ओ-शुमार अब मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं, तो उसमें वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि 2024 के जो आम इंतखाबात हुए हैं, उसमें बीजेपी ने 2019 के मुकाबले 69,000 लाख यानी तकरीबन 70 लाख वोट ज़्यादा हासिल किए, लेकिन 63 नशिस्तें से कम मिली हैं।
तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये अवाम की बरहमी का जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के जो हालात हुए हैं नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि योगी की नींद उड़ गई होगी। योगी आपने देखा किस तरह कह रहे थे, मैंने सड़कों पर नमाज़ बंद करा दी। अरे मेरे भाई, तुमने नमाज़ बंद करा दी की बात की थी, उसके बाद अब तुम्हारा नातिक़ा बंद होने वाला है। जी बिल्कुल, बिल्कुल नातिक़ा बंद होने वाला है और केजरीवाल के माने तो 2 महीनों में इनकी कुर्सी जाने वाली है। जी हाँ, जी हाँ। और यही होगा। देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव ने गोरखपुर में अपने अड्डे में बैठ जाएंगे वो। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सफाया किया है, 37 सीटें हासिल की हैं अखिलेश यादव ने और बीजेपी 30 सीटों पे सिमट के रह गई है, 62 से 30 पे आ गई है। ये बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ है। देखिए अगर बिहार में बीजेपी अगर सीटें नहीं लाती तो फिर उसका तो हुकूमत बनाना भी नामुमकिन हो जाता। तो बहरहाल जो है ये एक बहुत सदमे की बात है बीजेपी के लिए या फिर उनके इत्तेहादियों के लिए। अगर उन्होंने नीतीश कुमार को नहीं तोड़ा होता, अगर उन्होंने शिवसेना को नहीं तोड़ा होता तो आज उनकी हालत दिगरगू हो गई होती। आज उनका जो है इक़्तिदार में रहना नामुमकिन हो जाता। तो बहरहाल ये जो है नविश-तय दीवार है मोदी के लिए भी और उनकी जो है दीगर साथियों के लिए भी कि अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार जो है आपको संभल के चलना है, वरना जो है यहाँ के लोग आपको समंदर पार कर देंगे। और दूसरी बात आप देखेंगे कि ये नफरत की सियासत छोड़ना चाहिए इन लोगों को। ये हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं, हमेशा मंदिर मस्जिद करते हैं। अरे शर्म की बात है, तुम मंदिर मस्जिद करते रहो। यहाँ तक कि जनवरी में तुमने बाबरी मस्जिद के मुकाम पर जो राम मंदिर तामीर की गई उसका इफ्तिताह करवाया इस मकसद से कि उसका सियासी फायदा हासिल होगा, और वहाँ से बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। कम से कम इस बारे में तो सोचो कि तुम्हारी जो पॉलिसी है, तुम्हारे जो एजेंडा है, वो मुल्क के लिए कितना खतरनाक है। आज तुम सिर्फ अपने मफादात के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हो, तो फिर कभी कम से कम मुल्क के बारे में सोचो, मुल्क के दस्तूर के बारे में सोचो, मुल्क के यानी जमहूरियत के बारे में, सेकुलरिज्म के बारे में सोचो। अगर तुम्हें खिदमत करोगे तो यकीन मानिए उसका फल तुम्हें मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप जो है संजीदगी से खिदमत करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। जी, वरना जो है फिर आपको जो है आगे आपकी कुर्सी बचना भी मुश्किल हो जाएगी। वैसे ही आपके जो है आपने बहुत सांठगांठ की थी, बहुत बिसात बिछाई थी आपने। महाराष्ट्र जैसी पुरामन रियासत में आपने 5 मरहलों में वोटिंग कराई है। जी हाँ, जी हाँ। उड़ीसा जैसी पुरामन रियासत में आपने 5-4 मरहलों में वोटिंग कराई है। यहाँ तक कि असेंबली के इलेक्शन भी वहाँ पे आपने मरहलों में कराए हैं, जिसके नतीजे में आपको इख्तियार मिला है। ये भी सोचने की और कुछ तरीके भी हो सकते हैं। ये भी सोचने की बात है कि ये जो आपने जो है ये अपने आप को इख्तियार में बरकरार रखने के लिए आपको इतनी धांधियाँ करनी पड़ी, इतनी सेटिंग करनी पड़ी, इतना सब कुछ करना पड़ा। ये सब कुछ करने के बजाय अगर आप ईमानदारी से आवाम की भलाई का काम करते, जैसे कि आपने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, इस नारे पे आप मजबूती से कारबंद होते और सबके विकास के लिए काम करते और एनआरसी के नाम पे, सीए के नाम पे लोगों में खौफ पैदा नहीं करते और नोटबंदी के नाम पे, जीएसटी के नाम पे लोगों का नातिका नहीं बंद करते और आप जो है लोगों की जेब काटने का काम नहीं करते। महंगाई के ज़रिए आपने जो है जिस तरीके से लोगों की जेब काटी है, पेट्रोल की कीमत बढ़ा के, गैस की कीमत बढ़ा के, अगर आप वो नहीं करते तो शायद आज आपको इतना सारा बखेड़ा, इतना सारा खेल, इतनी सारी सियासी चालें, इतने 1000 करोड़ रुपये का खर्चा और इतनी मेहनत रात दिन की नहीं करनी पड़ती। आवाम आपका परफॉर्मेंस देख के, आपकी ईमानदारी देख के, आपकी दयानतदारी देख के आपके हक़ में वोट देते। आपको इक़्तिदार दिया गया 2 बार, लेकिन दोनों बार आपने जो है अब कहीं भी दयानतदारी नहीं दिखाई। लोगों ने तो आप पे भरोसा किया था। लोगों ने तो जो है सबका साथ सबका विकास के नारे पे वोट दिया था। लोगों ने ये भरोसा किया था कि मोदी सरकार आएगी तो हमें रोज़गार मिलेगा, हम खुशहाली आएगी, जैसा कि आपने दावा किया था कि हम आएंगे तो खुशहाली आएगी, हम आएंगे तो हर एक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, हम आएंगे तो लोग जो है चैन की नींद सो पाएंगे, हम आएंगे तो लोगों को जो है बेहतर रोज़गार मिलेगा, हम आएंगे तो किसानों को उनकी मेहनत से जो उगाई गई फसल की सही कीमत मिलेगी। आपने तो न जाने कितने वादे किए थे और एक वादा भी वफा नहीं कर पाया आप, उल्टे लोगों की नौकरियां छीनने लगे। आपने यहाँ तक हद तो ये कर दी कि आपने फौज में भी जो है घोटाला कर दिया। ये अग्निवीर, अग्निपथ, अग्नि क्या है ये अग्निपथ, ये अमिताभ की फिल्म बना दी आपने आर्मी को।
बहुत अफसोस की बात है कि आर्मी के जवान जो एक उम्मीद के साथ आर्मी में जाते हैं, उनको आप 4 साल वहाँ पे काम करने के बाद आप उनको बेरोजगार करके सड़क पे फेंक देंगे, तो फिर आर्मी ताकतवर कैसे बनेगी? कम से कम आर्मी का तो आपने ख्याल किया होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है सज्जा साहब, देखिए चंद्रबाबू नायडू कोई बेवकूफ़ नहीं है, बहुत ही सोच समझ कर उन्होंने गेम खेला है। नाज़रीन आपको बता दें कि जहाँ तक चंद्रबाबू नायडू का सवाल है, वो आंध्र प्रदेश में पार्लियामेंट की 25 नशिस्तें हैं, जिसमें से उन्होंने 16 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की और 2 पर पवन कल्याण जो है जनसेना के उन्होंने हासिल की, यानी एनडीए के जो इत्तेहादी हैं 18 नशिस्तें तो इनकी हो गई है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ उन्हें जो इख्तियार मिला है 160 से ज़ायद असेंबली नशिस्तों में पर उन्होंने कामयाबी हासिल की, यानी 175 असेंबली नशिस्तों में से 161 नशिस्तें उन्होंने हासिल की उनकी पार्टी ने, तो लैंडस्लाइड विक्ट्री है। और चंद्रबाबू नायडू के बारे में कहा जाता है कि वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू इसी तरह यानी ऐसे वैसे यानी आई बाइशें उन्होंने तायद नहीं दी है एनडीए को, उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा होगा। और सबसे पहले आप देखेंगे कि स्पीकर का ओहदा वो तलब करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि जो अहम कलमदान है पोर्टफोलियो है, खासतौर पर फाइनेंस का पोर्टफोलियो है, या और आप देखेंगे शहरी हवाबाजी का जो पोर्टफोलियो है वो भी रखेंगे, और कई पोर्टफोलियो मांगेंगे, कोई 1-2 पर वो इक्तफा करने वाले नहीं है। और एक अहम बात है कि आंध्र प्रदेश को जो स्पेशल स्टेटस दिया जाना है, मुतालिबा किया जा रहा है 2014 से जब रियासत तकसीम हुई थी, वो भी मनवा कर रहेंगे चंद्रबाबू नायडू। हो सकता है इन्होंने कुछ कंडीशनल सपोर्ट की होगी, ऐसे वैसे सपोर्ट नहीं बल्कि कंडीशनल सपोर्ट की होगी कि अगर आप ये करेंगे तो हम ये करेंगे। और चंद्रबाबू नायडू का एक और मामला है, वो ये है कि उनके फर्जंद जो है नारा लोकेश, उनका जो सियासी मुस्तकबिल है उसको मुस्तहकम बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू लोकेश को भी मरकज़ में भेज सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाना है, उसे मुस्तहकम करना है। अब नीतीश की तरफ आते हैं, बिहार भी स्पेशल स्टेटस के लिए तड़प रहा है, तो वहाँ नीतीश कुमार पर अब ये लोग जो तेजस्वी यादव वगैरह है वो जोर दे सकते हैं कि तुमने एनडीए से त्याग किया है तो फिर बिहार को खुसूसी मौक़िफ़ क्यों नहीं दिलाते, ये करेंगे। और वहाँ जो माशी तरक्की की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं है बल्कि सुस्त रवि का शिकार है, उसे तेज़ करने की भी कोशिश करेंगे, हो सकता है। बहरहाल ये दोनों मैं समझता हूँ कि मोदी और अमित शाह की जो टीम है उसका चैन ये दोनों छीन लेंगे। हो सकता है कि हुकूमत तो बन गई है, लेकिन उन्हें बहुत सोच समझ कर इक़दाम करने पड़ेंगे कि आप ये नहीं कहेंगे कि मैं मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात छीन लूँगा, दरअंदाज़ों के बारे में ऐसे बात करूँगा और बच्चे पैदा करने वाले, बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों को करार दूँगा। अब खबरदार हो जाइए कि अब ऐसी बात नहीं कर सकेंगे आप, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बेसाखी की शक्ल में जो है उसके सहारे आपकी हुकूमत चलने वाली है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि मोदी हो या अमित शाह हो, उनके लिए बहुत ही आजमाइश का दौर है, और हो सकता है कि ये आजमाइश के दौर में आरएसएस भी कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगी कि ये दोनों बहुत ही सोच समझ कर इक़दाम करेंगे। जी बिल्कुल, आरएसएस जो है इनके हाथों पैरों में बेड़ियां डाल सकती है। हाँ जी जी, हाथों में जो है हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियां डाल सकती है आरएसएस। इनको ऐसे ही अब जो है उछलने नहीं दिया जाएगा। और ये जो ईडी के सहारे, सीबीआई के सहारे, इनकम टैक्स के सहारे लोगों को डराया करते थे, लोगों को डराया करते थे, अब ये कहानी भी अब चलने वाली नहीं है। और ये जो आपने जो है मनमानी कर रखी थी, इसको भी जो है अब ब्रेक लग गया है, बल्कि ब्रेक लग जाना चाहिए। और सज्जन साहब आप देखेंगे कि ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में और मगरबी बंगाल ने बीजेपी को, मोदी को, अमित शाह को ज़मीन चटा दिए। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि मगरबी बंगाल में 42 नशिस्तें हैं और वहाँ पर जो नताइज आए हैं 29 नशिस्तों पर टीएमसी ने कब्जा किया है, ये कोई मामूली बात नहीं है। और 12 नशिस्तों तक महदूद हो गई बीजेपी, जबकि 2019 के इंतखाबात में बीजेपी ने 18 नशिस्तें हासिल की थी। और वहाँ किस किस तरह के इक़दाम किए गए थे, कैसे नारे लगाए गए थे, किस तरह इश्तियाल अंगेज़ी की गई थी, यानी फ़िरका परस्ती का जहर घोलने की पूरी कोशिशें हुई थी। लेकिन क्या हुआ, आपने देखा कि अवाम ने इन्हें बहुत ही ज़िल्लत के साथ मुस्तरद कर दिया। ये बिल्कुल यकीनन देखिए 12 सीटें भी बड़ी मुश्किल से आई हैं। 12 सीटों के आने पे भी सवाल उठ रहे हैं वहाँ मगरबी बंगाल में कि 12 सीटें भी बीजेपी को कैसे मिल गई। ये लोग हैरत से जो है सवाल कर रहे हैं। रियासत गुजरात में पूरी की पूरी सीटें कैसे मिली, ये भी सवाल उठ रहा है। एक सजा माफी चाहता हूँ, मगरबी बंगाल के कम से कम 3 ऐसी नशिस्तें हैं जहाँ पर मुस्लिम वोट तकसीम होने के नतीजे में बीजेपी जीती है, वरना वहाँ वो हारने वाली थी। जी बिल्कुल यकीनन देखिए, तो बहरहाल जो है बड़ी मुश्किल से आपने जो है इक़्तिदार हासिल किया है, तो अब आपको जो है
आप नफ़रत की बुनियाद पे, मनमानी की बुनियाद पे, ताकत की बुनियाद पे, गुरूर की बुनियाद पे, तकब्बुर की बुनियाद पे, इंतशार की बुनियाद पे आप हुकूमत नहीं कर सकते, सियासत नहीं कर सकते। आप इस मुल्क के किसी फ़िरक़े को, किसी तबके को, किसी मज़हब के लोगों को जो है आप नहीं डरा सकते। अब आवाम ने आपको मुँह तोड़ जवाब दिया है और आपको अब संभल के चलने का वक्त आ गया है। अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। अगर यकीन मानिए बेसियाकियाँ हट जाती हैं तो मैं समझता हूँ जी, जो माज़ूर होता है वो गिर जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो लेकिन याद रखिए नाज़रीन, जहाँ तक माधुरी का सवाल है, अगर आपके हाथ पैर से अगर माज़ूर हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर ज़हनी माज़ूर हो तो मैं समझता हूँ कि बहुत ख़तरनाक बात होती है। ये मुल्क के लिए भी या ख़तरनाक बात होती है और आप खुद माशरे के लिए ख़तरनाक बात होती है। वैसे जी, नाज़रीन, आप देखेंगे कि बीजेपी की हालत किस कदर उत्तर प्रदेश में, मग़रबी बंगाल में पतली कर दी गई और किस कदर उसे हज़ीमत का सामना करना पड़ा और शर्मसारी का सामना करना पड़ा, उसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी हुकूमत में लखीमपुर वाक़या आपको याद होगा, जब किसान एहतजाज कर रहे थे, उस वक़्त किसानों को कुचल दिया गया था गाड़ी तले। और मैं जी, बात कर रहा हूँ अजय मिश्रा टेनी की, जो मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर दाखिला के ओहदे पर फ़ाइज़ था। लेकिन आपने देखा कि किस तरह वो उसको शिकस्त हो गई है, ये बहुत बड़ी बात है। मरकज़ी वज़ीर है अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा को शिकस्त से 2-4 होना पड़ा। कैलाश चौधरी है, राजू चंद्रशेखर केरला से हार गए हैं जी, शशि थरूर के मुकाबले। और आप जी, देखेंगे साध्वी निरंजन ज्योति, ये भी मरकज़ी वज़ीर है, उन्हें भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि आप देखेंगे स्मृति ईरानी का हाल आप क्या हुआ आपने देखा। और कमाल खान ने कल कहा कि आपका कैरियर तो कंगना ने तबाह कर दिया है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जी। जो है अब तो जो है मीम्स भी बनने लगी हैं सिमरन ईरानी पे। तो एक एक मीम जी, वायरल हो रही है जी, जी। कि इन्होंने हमारी भैं हमसे छीन ली है। मोदी साहब शिकायत कर रहे जी, हैं। जी, जी। तो किसी ने कहा कि क्योंकि भैंस भी कभी हिरन थी। अच्छा, तो किसी ने कहा कि क्योंकि सास भी कभी बहू बहुत थी। जो सीरियल है उसको जो है फिर से अब शुरू करने का वक्त आ गया है। जी, जी। अब ये सास बन के वहाँ पे जाएंगी और यहाँ जो सास का किरदार उन्होंने अदा किया था जी, जी। सियासत में, पार्लियामेंट में यानी नहीं, तकरीर पॉलिटिकल है, साथ। बिल्कुल पॉलिटिकल सास का जो हुँ। किरदार अदा किया था, वो किरदार अब वो फिर मुंबई में जाएंगी। जितेंद्र के जो है जो बालाजी फिल्म्स है जी, जी। उसके तहत फिर से सीरियल बनेगी। फिर से जितेंद्र की बेटी आएंगी, डायरेक्शन देंगी और फिर ये फिर से जो है अपना किरदार शुरू कर देंगी। और बहरहाल मैं समझता हूँ कि जहाँ भी किरदार शुरू करेंगे, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे फ़िल्म अदाकार हो, उनका भी जी, किरदार अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। इंसान का किरदार अच्छा हो तो फिर वो किसी को बुरा नहीं कहता और किसी के खिलाफ ज़हर नहीं उगलता और किसी के खिलाफ किसी को मज़हब की बुनियाद पर तक़सीम नहीं करता। आज हिंदुस्तान को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, ये बाँटने की ज़रूरत नहीं है हिंदुस्तान को। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ख़बर ख़याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज़ अहमद को और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।